नमस्कार। पाठशाला की वीकेंड क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला का वीकेंड स्पेशल दरअसल वो क्लास है जिसमें हम वो चैप्टर्स लेकर आते हैं जिसे या तो दर्शकों ने बहुत पसंद किया और कहा कि दोबारा देखना चाहते हैं, या फिर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपसे मिस हो गया और आपको देखना चाहिए। आज की इस वीकेंड क्लास में सबसे पहले हम वो चैप्टर लेकर आए हैं जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा, बहुत वायरल हुआ वो सेगमेंट, और कई लोगों ने कहा कि उसे फिर से देखना चाहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, और देता भी है तो उसी को देता है जो उसके लिए भरपूर मेहनत करता दिखता है और डिजर्विंग होता है। आज की डेट में यह कहावत भारत पर सटीक बैठती है, क्योंकि भारत की 36 लाख करोड़ की लॉटरी लगी है, और यह लॉटरी लगी है व्हाइट गोल्ड मिलने से। अब कहेंगे बॉस ये व्हाइट गोल्ड क्या है? अभी तक तो सोना जो हम सुनते थे वो पीले रंग का होता था, चमकता था, ये सफेद सोना कहां से आ गया बॉस? तो जिस व्हाइट गोल्ड की बात कर रहा हूं, ये व्हाइट गोल्ड जो है यही हमारी लॉटरी है जो लगी है। और इसका मतलब क्या होता है? ये व्हाइट गोल्ड कहते हैं लिथियम। अब आप कहेंगे बॉस ये लिथियम क्या भला है? वो समझाना मेरी कला है। भारत में पहली बार व्हाइट गोल्ड नाम से मशहूर लिथियम आयन का भंडार मिला है। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात हो गई, मिल गया तो ये लॉटरी लगने जैसा कैसा है? बॉस आज आप इसकी डिटेल सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि कैसे इंडिया की लॉटरी लगी। दरअसल अब तक लिथियम भारत को चीन और दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था, लेकिन अब भारत को इतना लिथियम मिल गया है, इतना लिथियम मिल गया है कि शायद किसी की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि हम दूसरे को देंगे कि लो हमारे यहां से ले जाओ। जो लोग ये नहीं जानते कि लिथियम आयन चीज क्या है, बला क्या है, पहले उन्हें बता दूं कि लिथियम एक चांदी जैसी सफेदी वाला केमिकल मेटल है जो बहुत ही हल्का होता है, बहुत हल्का, और चूंकि चमकीला होता है, सफेद जैसा दिखता है, इसलिए व्हाइट गोल्ड कहते हैं। पिछले कुछ सालों में लिथियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बैटरीज बनाने में होता है। आपकी जो मोबाइल में बैटरी लगती है वो इसी लिथियम की बनी होती है। और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में लिथियम आयन किस तरह काम कर रहा है, अगर आपको थोड़ी सी एक लिस्ट बताता हूं तो आपका इंटरेस्ट जागेगा कि बॉस ये क्या चीज है। आपके मोबाइल में लिथियम का इस्तेमाल होता है, आपके लैपटॉप में लिथियम का इस्तेमाल होता है, आप जो टैबलेट देखते हैं उसमें इस्तेमाल होता है लिथियम का, जितना ब्लूटूथ डिवाइस इस्तेमाल करते हैं सारे में ज्यादातर में लिथियम इस्तेमाल होता है। बैटरी से चलने वाले खिलौने हो गए, कैमरा हो गया, टू व्हीलर हो गया, कार हो गई जो बैटरी से चल रही है, सीसीटीवी जिसमें आप लगाए हुए हैं घर में, सब जगह लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है। और इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें लिथियम आयन का इस्तेमाल होता है। ये तो आपसे जुड़ी हुई जो रोजमर्रा की चीजें वो बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके दाम क्या होंगे ये तय होने में भी बड़ी भूमिका लिथियम की ही होती है। अब स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक की बैटरियों में लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है, और यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां लिथियम के पीछे पड़ी हुई हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको वो जगह दिखा देता हूं जहां से लिथियम का ये भंडार मिला है, एक बार देखिए, और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे 30 साल पहले ये लॉटरी लग गई होती, लेकिन एक नरेंद्र मोदी लगा है इस लॉटरी को भी ढूंढ कर निकालने में। ये वो जगह है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, यह है सलाल। और ये जगह कहां है? यह है जम्मू कश्मीर के मैप में आपको दिख रहा है। जम्मू के पास एक जिला है रियासी, इसके पास चिनाब नदी के पास एक जगह है सलाल, जिसको आप यहां पे देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में आता है। रियासी से 10 किलोमीटर दूर है कटरा, वैष्णो देवी जाते हैं ना कटरा, कटरा से 35 किलोमीटर दूर है, जम्मू से 77 किलोमीटर दूर है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसानी है, तो लॉटरी भी लगी है तो ऐसी जगह जहां पहुंचने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो लोकेशन तो अपने मन के हिसाब से मिल गया। अब यह भंडार कितना बड़ा है, क्योंकि यह भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, जो मैं बार बार कह रहा हूं। यह खनिज से ज्यादा एक बहुमूल्य खजाना है। भाई आप खुद सोचिए ना, जिसका नाम ही व्हाइट गोल्ड रखा है, कुछ तो कमाल की बात होगी तभी ना गोल्ड कह रहे हैं। देश में पहली बार 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला, 59 लाख टन। अगर इसकी कीमत की बात करूं तो यह करीब 36,34,400 करोड़ रुपए का लिथियम का भंडार है। सोचिए पिछले 30 साल से अपने ही देश में इतना कीमती खजाना दबा हुआ था, पड़ा हुआ था, और सरकारों को पता था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर भी आऊंगा कि कैसे सरकारों को पता था लेकिन सब सोए रहे, और अब वाले जागे तो
देश की किस्मत जाग गई। लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा बता दूं। दुनिया में अभी लिथियम आयन का बाजार करीब करीब 57-58 हजार करोड़ रुपए का है। यानी भारत पूरी दुनिया के लिए लिथियम किंग बन गया। भाई हमारे पास 36 लाख करोड़ का है, देते जाओ, सब लेते जाओ, कोई कमी नहीं है, पैसा आएगा धक धक। अकेला दुनिया के देशों को लिथियम की सप्लाई कर सकता है भारत। अभी तक भारत 100% लिथियम बाहर से मंगाता था, क्योंकि अपने पास था ही नहीं। मतलब था लेकिन हमें पता नहीं था। और इसमें दो तरह का लिथियम होता है। पहला लिथियम जिसे रॉ मटेरियल कह सकते हैं, और दूसरा लिथियम आयन जिसका बैटरी और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इस्तेमाल होता है। भारत करीब 70% लिथियम चीन से मंगाता है, और करीब 73% लिथियम आयन जो है, लिथियम आयन, वो चीन और हांगकांग से मंगाता है। लेकिन माइनिंग से फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद चीन से ये डील खत्म हो सकती है। चीन को फिर कहेंगे रखो अपना, नहीं चाहिए, लो तुमको चाहिए तो बताओ, दे देता हूं, लेकिन हमको नहीं चाहिए। तो चीन से निपटने में भी भारत के लिए काम आएगा। भारत के लिए दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि मोबाइल इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में कीमतों को कम किया जा सकता है। भाई अपने यहां बन गया लिथियम, अब बनाओ अपना बैटरी, बाहर से मंगाना ही नहीं है, अपना सस्ता बनाओ, अपनी इलेक्ट्रिक कारों को सस्ता करो, पेट्रोल की कीमत का झंझट ही खत्म। लिथियम आयन बैटरी भविष्य का ईंधन है, और इसकी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। यानी भारत के लिए मोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कैसे तेजी से बढ़ा है। इसलिए चीन की नींद उड़ी हुई है। हालांकि भारत को फाइनल प्रोडक्ट बनाने में कई लेवल पार करने होंगे, लेकिन चीन की चिंता अभी से शुरू हो गई। इस भंडार के मिलने के बाद लिथियम के मार्केट में भारत किस तरह किंग मेकर बन सकता है, वो भी आपको बताता हूं। लिथियम के सबसे बड़े भंडार की बात करूं, आज की डेट में जब तक ये भारत में नहीं मिला है, लिथियम का भंडार ये दुनिया में कहां कहां है सुनिए। भारत तो अभी तक जीरो था, लेकिन अचानक देखिए कैसे लॉटरी लगी। सबसे ज्यादा जो है वो कहा जाता है कि चिली में है, और यहां पर करीब करीब 92 लाख टन लिथियम मौजूद है। इसके बाद आप देखिए कैसे नंबर लगता है। अचानक से भारत जो है वो 59 लाख टन पर आ जाता है, 59 लाख टन। इस इतना रिजर्व मिलने के बाद, अगर अभी एक दो प्रोसेस और बचा हुआ, उसके बाद ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कितना है। अभी बताया जा रहा है कि इतना है। और इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कितना मिलता है? 57 लाख टन, वहां पर इतना रिजर्व है। और फिर है चीन, जिसके पास 15 लाख टन है, लेकिन वो दुनिया को दे रहा है। सोचिए हमारे पास अगर इतना कंफर्म हो गया पूरा, तो 59 लाख टन होगा, मतलब चीन का 4 गुना। अभी तो इसके पास 15 लाख टन है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया अपना दोस्त है, उसके पास इतना है, तो चीन से क्यों मंगा रहे हैं? भाई दूरी भी है ना, क्योंकि अभी देखिएगा लिथियम सप्लाई करने वाले देश, ऑस्ट्रेलिया 52% कर रहा है, चिली 25% कर रहा है, चीन 13% कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया दूर पड़ता है, तो इसलिए चीन से मंगाना पड़ता है। अब सब अपना मिल गया तो किसी से मंगाने की जरूरत ही नहीं है। लिथियम भंडार से भारत कैसे दुनिया बदल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में तमाम देश पेट्रोल डीजल से ग्रीन एनर्जी पर स्विच हो रहे होंगे। इससे इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ने वाली है, जिसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। साल 2000 से 2015 के बीच, यानी 15 साल में लिथियम की डिमांड कितनी बढ़ी आपको पता है? 30 गुना बढ़ गई 2000 से लेकर 2015 के बीच में। फिर 2015 के मुकाबले 2025 तक इसकी डिमांड 1000 गुना बढ़ जाएगी, ये कहा जा रहा है। इसमें लिथियम की कीमत का बढ़ना भी तय है। 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होंगी, तो 2035 तक सोचिए क्या होगा। चीन ने 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक कारों को बनाने का टारगेट तय किया है। इसके अलावा दुनिया भर के लिथियम बैटरी के कुल उत्पादन का 77% तो चीन में होता है। यानी इस वक्त लिथियम बैटरी पर चीन का कब्जा है। इस भंडार के मिलने की वजह से चीन का सारा गणित गड़बड़ा सकता है, और भारत और चमक सकता है, क्योंकि मोदी सरकार का टारगेट है कि 2030 तक भारत में 30% कारें इलेक्ट्रिक हों। इसके अलावा 70% कमर्शियल वाहन और 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाए। अब तक लिथियम आयन बैटरी के लिए भारत चीन पर निर्भर था, लेकिन अब अपने पास इतना भंडार होगा कि चीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भारत खुद का स्वदेशी तकनीक से तैयार होने वाला स्मार्टफोन लाने वाला है। मैंने आपको बताया था कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बना ही लिया है, भारत अपनी बैटरी बनाएंगे, अपना मोबाइल बनाएंगे, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, और चीन को कहेंगे बाय दोस्त, उधर ही रहो, इधर आने की जरूरत नहीं है, सटो मत हमसे।
हैरानी तो आपको इस बात को जानकर होगी कि लिथियम का यह खजाना पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में दबा हुआ है और किसी भी सरकार ने इसे निकालने की कोशिश नहीं की। आपको डबल झटका तब लगेगा जब आपको यह पता चलेगा कि सरकारों को यह पता भी था कि यहां पर यह है, फिर भी किसी ने यह प्रयास नहीं किया। इस बात की जानकारी GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से होता है। साल 1995, 96 और 96, 97 में GSI ने खनन मंत्रालय को एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट की कॉपी दिखा रहा हूं। इस रिपोर्ट का टाइटल था फाइनल रिपोर्ट ऑन रीजनल जियोकेमिकल सर्वे फॉर बेस मेटल्स एंड लिथियम इन सलाल एरिया, उसी सलाल एरिया में जहां पर यह मिला है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जम्मू के पास सलार एरिया में बड़ी मात्रा में लिथियम भंडार के साक्ष्य मिले हैं। यह रिपोर्ट 1992 से चल रही रिसर्च के आधार पर तैयार की गई थी। तभी पता चल गया था कि इस हिस्से में हाई वैल्यूज ऑफ लिथियम मिल सकता है, लेकिन तब से अब तक यह रिपोर्ट सरकारी फाइलों में धूल खाती रही। सोचिए 97, 96 में पता चल गया कि इतना सफेद सोना अपने पास पड़ा हुआ है और लोग सोए रहे। सोना तो छोड़िए, लोगों ने अपना सोना जारी रखा, नींद मार के सो गए। मोदी सरकार ने इस खजाने को ढूंढ निकाला और अब इस पर काम शुरू किया जाए। आप सोचिए इन 30 सालों में सरकारों की लापरवाही से देश का कितना नुकसान हो गया। जम्मू कश्मीर के लोगों का रोजगार कितना चला गया। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता था, लिथियम खरीदने का खर्चा बच सकता था। हर साल भारत करीब 8,500 करोड़ का लिथियम खरीदता है। इससे अंदाजा लगाइए कि इस दौरान भारत का कितना पैसा बच जाता। लेकिन लोग सोए हुए थे। अब एक आदमी आया है, जगा रहा है, तो लॉटरी लग रही है। आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने बॉर्डर पर ऐसा क्या किया है कि चीन उछल रहा है। बॉर्डर पर वो एक्शन जो भारत चीन टेंशन हाई कर सकता है। इकोनॉमी पर कम, चीन का परमाणु हथियार बढ़ाने पर फोकस ज्यादा क्यों लग रहा है। और क्या बर्बाद पाकिस्तान नहीं बल्कि पीएम मोदी की टेंशन चीन बढ़ाएगा। दुनिया इस वक्त एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रही है। कोरोना आया, फिर युद्ध चला और पिछले जितने 30 मार खा थे ना, वो महंगाई और मंदी के बोझ तले दबे हुए हैं। और जो नया वर्ल्ड लीडर उभर रहा है, जो दुनिया को लीड करेगा, वो भारत दिख रहा है। सारे पुराने समीकरण टूट रहे हैं। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन तक भारत को सलाम ठोक रहे हैं। लेकिन दुनिया भारत को सलाम ठोक रही है, यह देखकर दो देश जो हैं वो जल भुन रहे हैं, परेशान हैं। एक तो अपना पाकिस्तान है, उसका तो तय ही है कि वो इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ करे। वो पहले अपना देश बचाए तब ना इंडिया के लिए कुछ सोचेगा कि इंडिया को कैसे बर्बाद करे। दिमाग में चलता रहता है, लेकिन करे क्या। उसके यहाँ तो खुद ही बम फूट रहे हैं, महंगाई का बम भी है और आतंकी भी बम फोड़ रहे हैं। लेकिन पहले बात दूसरे देश की, और वो है चीन। वो अलग परेशान है भाई, क्योंकि उससे इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया उसको भी तो डाउन कर रहा है ना। चीन वैसे ही अर्थव्यवस्था नीचे, कोरोना उससे संभल नहीं रहा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, दुनिया इंडिया इंडिया कर रही है, तो चीन परेशान। दूसरा, चीन को सबसे ज्यादा खतरा भारत से है, क्योंकि ये वो भारत है, नया भारत है, जो बॉर्डर पर लगातार अपनी तैयारी बढ़ा रहा है, डिफेंस सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है, अपने हथियार खरीद रहा है, राफेल लेकर आ गया है, नए फाइटर जेट्स खरीद रहा है। तो ये सब देखकर चीन परेशान है और ये तय मानकर चलिए कि भारत जितना बढ़ेगा, चीन उतना उछलेगा। और प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं बॉर्डर को लेकर कि चीन का उछलना लाजमी है। लेकिन भारत की तैयारी और फैसलों के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आपको चीन क्या 3-5 कर रहा है वो बताता हूं बॉर्डर पर, क्योंकि इससे भारत और चीन के बीच टेंशन बहुत हाई होने के फुल आसार है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अक्साई चीन तक रेल लाइन बिछा रहा है। लद्दाख का अक्साई चीन वही इलाका है जिसे 1962 की जंग में चीन ने अवैध रूप से हथिया लिया था और अभी वहां चीन का कब्जा है। यह वही इलाका है जिसके लिए नेहरू जी ने कह दिया था कि वहां तो एक घास तक नहीं उगती, और उन्हें संसद में जवाब मिला था कि बॉस मेरे सिर पर बाल नहीं उगते तो क्या मेरा सिर भी किसी को दे दोगे क्या। कहा जा रहा है कि उसी अक्साई चीन के इलाके में चीन अब रेलवे लाइन बिछा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि यह रेल लाइन पेंगोंग झील के पास तक जाएगी, जो LAC के बहुत करीब है। चीन अपने जिनजियांग प्रांत से तिब्बत को जोड़ने वाली रेलवे लाइन बिछा रहा है।
ये रेलवे लाइन 2035 तक पूरी होगी, ये बताया जा रहा है। इस प्रस्तावित शिनजियांग तिब्बत रेलवे का एक हिस्सा अक्साई चीन से होकर गुजरेगा, यह मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है। रेलवे लाइन का पहला चरण साल 2025 तक पूरा हो जाएगा कहा जा रहा है, और यह शियागात्से से लेकर पख्तूत्सो तक होकर जाएगा। अक्साई चीन में रेलवे लाइन बिछाने से भारत और चीन में टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि अभी वहां काम उस तरह से शुरू नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि चीन ये कर रहा है। चीन की सेना आसानी से एलएसी तक पहुंच पाएगी अगर ये रेल लाइन बिछ गई। और अगर इतिहास को देखें तो यह प्रस्तावित रेलवे लाइन चीन और भारत में नए टेंशन की वजह बन सकता है। उसका इतिहास है, आपको याद होगा 1950 से ही चीन जो है वो अक्साई चीन पर अपना दावा ठोकता आया। जब चीन और भारत के बीच 1962 में जवाहरलाल नेहरू के समय युद्ध हुआ था, उस युद्ध की एक अहम वजह चीन का एक हाईवे था। यह हाईवे G219 है, और इस हाईवे का निर्माण चीन ने साल 1951 में शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए किया था। दिक्कत यह थी कि चीन का यह हाईवे लद्दाख के अक्साई चीन से होकर गुजर रहा था, और अक्साई चीन भारत का इलाका है। इस हाईवे को लेकर भारत की आंख तब खुली जब चीन अपने मैप में यह हाईवे दिखाने लग गया। उस वक्त की सरकार को पता ही नहीं चला कि हाईवे बन गया, जिसकी वजह से भारत और चीन में तनातनी हो गई थी। साल 1962 की जंग में चीन ने इस रोड को डिफेंड किया और साथ ही वेस्टर्न फ्रंटियर पर तैनात अपनी सेना को और भारत की सीमा की तरफ आगे बढ़ाया और अक्साई चीन के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। जिस हाईवे की बात मैं कर रहा हूं, जिसको लेकर इतना तनाव उस वक्त भी हुआ था 1950s के आसपास और 60s के आसपास, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये तस्वीर देखिए, ये जो आप लाल हिस्सा देख रहे हैं, ये जरा मैप में दिखाइए, ये अक्साई चीन का इलाका है जो करीब 1570 किलोमीटर का है, और ये आपको अक्साई चीन की लोकेशन पता चल गई। साल 1962 की जंग में चीन ने इस रोड को डिफेंड किया था जो इसी अक्साई चीन से होकर बनाया गया था। अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वो रोड कौन सा था। ये जो आप अक्साई चीन का इलाका देख रहे हैं, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है 1962 के युद्ध के बाद से, वहां ये शिनजियांग है, इधर तिब्बत है और इधर चीन है। तो चीन ने जो हाईवे बनाया, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसी हाईवे को लेकर बड़ा तमाशा हुआ था, और वेस्टर्न फ्रंटियर पर तैनात अपनी सेना को भारत की सीमा की तरफ आगे बढ़ाया था। इसी हिस्से की बात कर रहा हूं। तो ये आपको मैप से समझा रहा हूं कि ये कौन से इलाके हैं जिनको लेकर बड़ा विवाद है। दूसरी तरफ जो रेल लाइन बिछाने की बात हो रही है, वो यही कहा जा रहा है कि आप ये जो देख रहे हैं शिनजियांग से लेकर तिब्बत, अब ये रूट क्या होगा ये अभी पता नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यही शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने की बात हो रही है। लेकिन अगर आप एक चीज गौर करेंगे यहां पर, कि यहां पर अगर आप इसको देखें, यहां से लेकर और ये तिब्बत, अब ये नहीं कि यही रूट होगा, लेकिन यहां रेल लाइन जो है वो बन जाए, ये चीन का प्रयास है। और यहां अक्साई चीन आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप गौर कीजिए इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये वो गलवान वैली है, बिल्कुल बॉर्डर का इलाका, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ये हॉट स्प्रिंग है जहां पर भारत और चीन के सैनिक जो है वो आमने सामने हैं। ये पैंगोंग लेक है जहां पर दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है, और इधर तिब्बत पड़ता है। तो ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, ये लेह का इलाका है जहां पर इधर शिनजियांग, इधर तिब्बत, और ये भारत का अपना इलाका, और ये भारत का इलाका जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ। तो चीन प्रयास कर रहा है कि वहां पर अपनी ताकत बढ़ाए और वहां पर रेल लाइन बिछाए, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है। चीन का इतना ही नहीं, एक और कदम है जो भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। भारत और अमेरिका से टकराव के बीच यह दावा है कि चीन अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि जापान की क्योडो न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक साल 2035 तक चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाकर 900 तक करने वाला है। यह भी पता चला है कि चीन की सेना के इस घातक प्लान पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुहर भी लगा दी है। इस प्लान के मुताबिक चीन 2027 तक न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाकर 550 करेगा और फिर 2035 तक बढ़ाकर 900 कर देगा। जापान की न्यूज एजेंसी का दावा है कि चीन परमाणु हथियारों की अपनी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को भी छोड़ सकता है। मतलब जैसे भारत का कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे ही चीन का भी कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब वो इतना घबराया हुआ है इंडिया से कि वो कह रहा है कि अब ये नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी भी छोड़ देगा। इंडिया से क्यों घबराया, अभी आ रहा हूं उस पर।
रूस यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए चीन को लग रहा है कि परमाणु हथियार की वो ताकत है जिसके दम पर नेटो देश रूस पर हमला नहीं कर पा रहे, और इसी के दम पर चीन भी ताइवान में घुसपैठ कर सकता है। उसको लग रहा है कि परमाणु हथियार मेरे पास होंगे तो भाई लोग हमसे थोड़ा दूर रहेंगे। पिछले साल अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या को 1500 तक बढ़ाने की भी प्लानिंग कर रहा है। तो अभी तो न्यूज रिपोर्ट कर रही है 900, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि 1500 करने वाला है भाई। अब सवाल इस बात का है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने पर पूरा फोकस लगाने की बजाय बॉर्डर पर पूरा फोकस क्यों लगाए हुए है भाई? इसकी बड़ी वजह है भारत का लगातार मजबूत होना, भारत में नरेंद्र मोदी का वो नेतृत्व होना जो चीन से आंख मिलाकर भिड़ जाने को तैयार दिखता है। और तीसरी बड़ी वजह है बॉर्डर एरिया पर भारत का लगातार बिना चीन की परवाह किए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। क्योंकि जैसे भारत कह रहा है कि भाई अक्साई चीन हमारा है और चीन वहां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास करेगा तो दिक्कत हो, वैसे ही चीन दावा ठोकता है कि भाई ये अरुणाचल वगैरह वो कहता है कि हमारा है, तुम्हारे कहने से होगा, लेकिन वो तो कहता है कि हमारा है। तो उसको लगता है कि इंडिया जो यहां बना रहा है एलएसी पर और नरेंद्र मोदी के आने के बाद और तेजी से बना रहा है, तो वो कहता है कि भाई ये मजबूत कर रहे हैं तो हम कैसे कमजोर हैं, तो वो अपना करता है, हम अपना कर रहे हैं। अक्साई चीन में रेल लाइन बिछाने की खबर के बीच मोदी सरकार ने भी अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले किए, और 3 बड़े फैसलों के बारे में आपको बताता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि चीन एक तो उछल क्यों रहा है, परेशान क्यों हो रहा है, और हमारी खुद की तैयारी कैसी आपको समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए बॉर्डर को लेकर, और स्पेशली चीन बॉर्डर को लेकर। वो 3 फैसले क्या हैं? पहला फैसला, आईटीबीपी की 7 एक नहीं 2 नहीं 7 नई बटालियन का निर्माण होगा। इसके लिए जो है ये आईटीबीपी जो है वो भारत चीन सीमा की निगरानी करने वाली फोर्स है, इसकी ताकत बढ़ाने के लिए हो रहा है। दूसरा बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया कि लद्दाख में नए टनल को बनाने को मंजूरी दे दी। तो लद्दाख में नया टनल बन रहा है, अभी उसके बारे में भी बताऊंगा कि क्यों चीन को वो परेशान करेगा। तीसरा फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया वाइब्रेंट विलेज का। वाइब्रेंट विलेज यानी जो बॉर्डर के पास के गांव हैं उनका विकास करना, क्योंकि चाइना अक्सर फोकस ये करता है कि गांव के जो इलाके हैं वहां ये देखे कि भाई विकास नहीं हुआ तो उन लोगों को बरगलाए, समझाए, अपनी तरफ लाने का प्रयास करें। अच्छा, गांव का विकास होगा तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पहुंचेगा, तभी ना विकास होगा। तो ये 3 बड़े फैसले नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए। अब इनके बारे में एक एक करके समझिए। पहला बड़ा फैसला आईटीबीपी से जुड़ा है। आईटीबीपी वो फोर्स है जो भारत चीन के 3488 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को लद्दाख के काराकोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जासेप ला तक गार्ड करती है। 1962 का जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद ही आईटीबीपी का गठन हुआ था, इसलिए आईटीबीपी से जुड़ा फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यह आईटीबीपी का पूरा नाम है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसकी 7 नई बटालियन बनाने का प्रस्ताव किया है, मंजूर कर लिया है। जिसका मतलब क्या? 7 नई बटालियन मतलब 9400 जवानों की भर्ती हो जाएगी, और इन जवानों में ज्यादातर की तैनाती अरुणाचल प्रदेश में होगी, जहां चीन सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है कि कैसे 3-5 किया जाए। ज्यादा जवानों की तैनाती से बॉर्डर की निगरानी बेहतर होगी, चीन की घुसपैठ की हिमाकत भी कम होगी, इसलिए चीन परेशान हो रहा है कि अरे यार ये तो हमसे 4 कदम आगे सोच रहे हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी का एक सेक्टर हेडक्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है, उसे भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, सीसीएस, उसने हरी झंडी दे दी कि बनाइए इसको बनाइए। साल 2020 में एलएसी पर आईटीबीपी की नई 47 सीमा चौकियों और 12 कैंप को बनाने को मंजूरी मिली थी। वहां काम ऑलमोस्ट डन होने पर है। तो जब चौकियां बनेंगी तभी तो जवान तैनात होंगे वहां, तो जवानों की तैनाती का भी काम हो गया। मतलब तड़ तड़ धड़ धड़ काम हो रहा है। 47 नए बॉर्डर पोस्ट बनाने से बॉर्डर पर आईटीबीपी का जो बेस है उसकी मजबूती 26% बढ़ जाएगी। अभी एलएसी पर आईटीबीपी की 176 बॉर्डर पोस्ट हैं। अब उस 176 में 47 और ऐड कर दीजिए, मतलब 1/4 और बढ़ गया, एक बार में 1/4।
तो चीन परेशान है। नया हेडक्वार्टर बनाने और जवानों की भर्ती के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए की रकम भी जारी कर दी गई। पिछले साल दिसंबर में ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में ही चीन के साथ झड़प हुई थी। इसे देखते हुए भी यह फैसला बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब आपको लद्दाख में बनने वाली टनल के बारे में बताता हूं। एक तो हो गया आईटीबीपी के जवान हो गए 9,400, वहां पोस्ट बन गई, वो अलग। अब एक टनल बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोदी सरकार ने लद्दाख में नीमू पदम दरचा सड़क संपर्क पर बेहद महत्वपूर्ण शिंकुनला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह सुरंग 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो सभी मौसम में लद्दाख के बॉर्डर एरिया तक पहुंचने को सुनिश्चित कर देगी। मतलब कितनी बर्फ पड़ जाए, आपका रास्ता नहीं रुकेगा। इस टनल के बनने से हमारे सुरक्षा बलों को लद्दाख के बॉर्डर एरिया तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। बॉर्डर एरिया तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता होगा ही। शिंकुनला टनल को नीमू पदम दरचा रोड लिंक पर बनाया जा रहा है। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख का नीमू करगिल और लेह से बहुत पास है और जरूरत पड़ने पर सेना इन इलाकों में सेना की मूवमेंट जल्द से जल्द हो सकती है। पश्चिमी लद्दाख और जांस्कर घाटी के बीच हर मौसम में चालू रहने वाली यह टनल बॉर्डर एरिया तक पहुंचने का वक्त बहुत कम कर देगी। टनल के निर्माण का काम दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा और इस पर 1,681 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब आपको जरा लोकेशन के जरिए समझाता हूं कि यह टनल जिसके बारे में बात कर रहा हूं, यह क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज समझते जाइए। बॉर्डर की बात हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जिस टनल के बारे में बता रहा हूं, आप देखिए उसके बारे में। चीन की टेंशन बढ़ाने वाली टनल जो है, यह वो टनल है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। यहां आप देख रहे हैं, यह लेह हो गया, दिखा रहे हैं पास से, हाँ, यह लेह हो गया। यहां पर नीमू है, यह पदम है और यह वो इलाका है जहां पर कहा जा रहा है कि टनल बनेगी। यह हिस्सा देख रहे हैं। अब ये, और यहां दारचा है और इस तरफ चीन है। अब यह कहा यह जा रहा है कि यह जो इलाका है, यह 16,000 फीट की ऊंचाई पर। तो होता क्या है कि यह जो पूरा रूट है, यहां पर भयंकर बर्फबारी होती है और जब बर्फबारी होती है तो यहां पूरा बर्फ जम गया, तो आप कैसे जाएंगे। तो अब नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है, यहां पर एक टनल बना दे रही है ऑल वेदर। अब तुम गिराओ बर्फ, जितना बर्फ गिरा दो, कोई फर्क ही नहीं, यहां टनल बना रहेगा, दाब से अपना गाय निकल के सीधा ले। तो चीन के मुंह से भी निकल रहा है कि ले, ये क्या हो गया। तो ये परेशानी है उसकी। तो उधर जवान बढ़ाए जा रहे हैं, इधर टनल बन रहा है। तो दो जबरदस्त काम हो गए। अच्छा, ये डिफेंस के लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि ये इलाका चीन और पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज आर्टिलरी या मिसाइल की जद में है और इसलिए इस रूट को हमेशा सेना के लिए खोले रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2019 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो BRO है, उसने नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर रास्ता बनाया था ताकि सेना की रेगुलर मूवमेंट हो सके, लेकिन ठंड में बर्फ जमने से यह बेकार हो गया। इसलिए इस रूट पर शिंकुनला में ऑल वेदर टनल बनाई जा रही है ताकि 12 महीने सेना की मूवमेंट आसान हो, कोई दिक्कत ना है। यह नीमू पदम दारचा रोड ही था जिसका इस्तेमाल करते हुए मई 2020 में चीन से तनातनी के दौरान खूब इसका इस्तेमाल हुआ और इस रूट का इस्तेमाल करके 2020 में भारतीय सेना ने ज्यादा से ज्यादा अपना सैन्य बल बॉर्डर पर पहुंचाया, जिससे कि चीन की सेना को बैकफुट पर आना पड़ा। भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया जिसमें बॉर्डर से जुड़े गांवों को विकसित करने की प्लानिंग है, जिसमें चीन के बॉर्डर से जुड़े 2,966 गांव हैं जो बॉर्डर पर हैं, जो कि 4 राज्यों के 19 जिलों में फैले हुए हैं। और इसके विकास के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब कईयों को लग सकता है कि भाई इससे क्या होगा। इसके पीछे मोदी सरकार का मकसद यह है कि जितने ज्यादा विकसित बॉर्डर के गांव होंगे, जितना ज्यादा टूरिज्म होगा, जितना फुटफॉल होगा, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, उतने ही ज्यादा बॉर्डर के गांव भी सुरक्षित रहेंगे। अभी यह होता है कि कई बार बॉर्डर से जुड़े गांव से लोग सुरक्षा कारण और दुर्गम परिस्थितियों की वजह से पलायन कर जाते हैं और इस योजना के बाद ऐसा नहीं होगा, तो चीन को मौके भी कम मिलेंगे। यही सब देख के चीन की हालत खराब है कि कहां वो इंडिया था कि अक्साई चीन पे कब्जा कर लिए तो कहता था यहां तो कुछ उगता नहीं, और कहां ये इंडिया हो गया जो 4 कदम आगे चल रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है। वहां राफेल तैनात करके छोड़ दिया, सैनिक तैनात कर दिए, उनके लिए हथियार खरीद लिए और लोगों को बैठा रहा है। ये चीन को पच नहीं रहा है। इसी तरह से मोदी सरकार ने ईस्टर्न लद्दाख में LAC से सिर्फ 50 किलोमीटर पहले नायोमा एयरफील्ड को एडवांस करने का फैसला कर लिया। साल 2020 में जब चीन से टकराव बढ़ा तो इस एयरबेस का बहुत इस्तेमाल हुआ था।
नायोमा एयरफील्ड पर सुखोई और राफेल जेट उतारे गए थे। इसी एयरफील्ड को एडवांस करने की लागत 230 करोड़ रुपए। अपग्रेड हो जाने के बाद एक दिन में ज्यादा एयरक्राफ्ट लैंड होंगे और टेक ऑफ कर सकेंगे। इससे बॉर्डर पर सैनिकों का डिप्लॉयमेंट और रक्षा सामग्री पहुंचाना और आसान हो जाएगा। बॉर्डर एरिया में मोदी सरकार किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर गंभीर है, आपको यह समझना हो तो कुछ आंकड़े देखिए। पिछले 5 साल के दौरान देश में बॉर्डर एरिया में अगर आप देखेंगे, ये 5 साल में हुआ है बॉस, जहां पर पिछली सरकार के रक्षा मंत्री कहते थे कि हम लोग ये नहीं बनाए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कि चीन ना कहीं परेशान हो जाए, मतलब चीन से टेंशन ना बढ़ जाए। 5 साल में आप देखिए बॉर्डर पर 3000 किलोमीटर सड़क बनी है। माफ कीजिएगा 6000 किलोमीटर सड़क बनी है बॉर्डर इलाका में मात्र 5 साल में। और इसमें भी 2100 किलोमीटर जो है वो चीन बॉर्डर पर है। अब चीन परेशान नहीं होगा तो क्या होगा, उसका ध्यान ही नहीं लग रहा है अपनी अर्थव्यवस्था संभालने में, क्योंकि एक तो वो संभल नहीं रही, दूसरा उसका टेंशन ही है कि हम अर्थव्यवस्था संभालते रह गए। ये नरेंद्र मोदी तो उधर पूरा रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैसे इनको टैकल करेंगे, कैसे इनसे लड़ेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में 1800 किलोमीटर लंबे फ्रंटियर हाईवे का काम शुरू हो गया है। लद्दाख में 55,000 सैनिकों के लिए ऑल वेदर शेल्टर बनाए गए हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और लद्दाख में सैनिकों के लिए ठहरने की जगह बनाने में पिछले 3 साल में 1300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। तो ये सारी चीजें देखकर चीन जो है वो परेशान हो रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है। उसको लग रहा है हम अपना न्यूक्लियर वेपन बढ़ा लें भैया, कल को पता नहीं इंडिया किस पोजीशन में हो। कहीं इंडिया चाइना, माफ कीजिए इंडिया यूएस रशिया ये सब मिल गए तो मेरा क्या होगा। रशिया से थोड़ी दोस्ती अभी चल रही है उसकी। तो बहुत टेंशन में चीन, पर रहना भी चाहिए, रहो टेंशन। लेकिन एक बात आपको और बताता हूं, एक तरफ बॉर्डर एरिया में चीन अपने रेलवे नेटवर्क को मजबूत कर रहा है, जवाब में मोदी सरकार भी रेल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। रेल लाइन से 3 महत्वपूर्ण बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करने की तैयारी है। और इन 3 एरिया के बारे में भी जान लीजिए, ऐसा नहीं कि वो रेल लाइन बिछा रहा तो हम भूल गए कि हमने कुछ नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश के भालुकपोंग से तवांग को कनेक्ट किया जाएगा। इस रेल लाइन की लंबाई 200 किलोमीटर होगी। असम के सिलापथार से अरुणाचल प्रदेश के बेमालोंग को कनेक्ट किया जाएगा। इसकी लंबाई 87 किलोमीटर होगी। असम के रूपाई से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को कनेक्ट किया जाएगा। इसकी लंबाई 217 किलोमीटर होगी। पासीघाट में एयरफोर्स का लैंडिंग ग्राउंड पहले से। तीनों रेल लाइन ब्रॉड गेज होंगी, यानी जैसे मैदानी इलाकों में रेल लाइन होती है वैसा पहाड़ों में भी बनाएंगे। और एलएसी के पास रेलवे नेटवर्क तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सिक्किम में भी एलएसी तक रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। सिक्किम में रांगपो इलाके को गैंगटॉक होते हुए नाथुला से कनेक्ट किया जाएगा। इस रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का काम चल रहा है, यानी रेल नेटवर्क तवांग और नाथुला तक पहुंच जाएगा। और इन दोनों लोकेशन पर अक्सर चीन के साथ झड़प की घटनाएं होती हैं। तो यह भारत की तैयारियों की बात हो गई और जबरदस्त तैयारी चल रही, इसलिए चीन अपनी तैयारी बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि वो अपना कर रहा है, वो देख रहा है कि यहां तो डबल तेजी से बढ़ रहा है भाई, कुछ करना पड़ेगा।